स्टूडियोज में आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज। मैं रोज आता हूँ जी स्टूडियो में। निकुंज, ये बताइए कि बाजार का जो टेक्सचर है, 200 डीएमए कल टूटा है 5-6 महीने के बाद। पूरा नैरेटिव थोड़ा घबराहट वाला हो गया। आज आईएमडी 5 बजे अपने ऑफिशियल फोरकास्ट डिस्कस करेंगे, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो घबराहट का माहौल है, ये आपको कैसा दिखाता है? यहाँ से नई और गिरावट मंदी पॉसिबल है, या एक शॉर्ट कवरिंग रिबाउंड भी ड्यू है कहीं जो अभी तक आ सकता है? अजय, पिछले 7 दिन में निफ्टी करीब 3.5% गिरा है। स्मॉल कैप इंडेक्स 3.5% गिरा है, मिड कैप इंडेक्स 3.5% गिरा है। तो पिछले 7 दिन में क्या हुआ है, सबसे पहले वो समझिए। ऐसा क्या हुआ है कि मार्केट के अंदर हमने देखा कि एक शार्प रिवर्सल आया है, और यूएस मार्केट और ग्लोबल मार्केट के अंदर भी जो एक मार्केटिंग मोमेंटम था, जो देखिए हमसे ज़्यादा तो परिवर्तन हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स 2023 में काफ़ी तेज़ी से ऊपर चल रहे थे और अचानक जाकर के घूम गए वो। करेक्ट। तो ऐसा क्या हुआ है, इन्फ्लेशन को लेकर के नैरेटिव बदला है, एफआई की सेलिंग दोबारा आई है, अडानी स्टॉक्स अभी भी स्टेबल नहीं हुए हैं, जो एक बार लगा था कि लंबी मार के बाद वो स्टेबल हो जाएंगे। मार्केट उनसे घबराया हुआ नहीं है, बट द फैक्ट दैट इस लेवल पर भी इतनी गिरावट के बाद भी उनको कुछ बेच रहा है, कोई बेच रहा है, उनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं आई है। स्टॉक स्टेबिलिटी होती है कि वो एक जाकर के एक लेवल पे रुकता है, पर यह स्टॉक्स अभी भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, और रुकने के बाद ऊपर जाके फिर नीचे आ रहे हैं। नहीं, मार्केट्स में भी असमंजस चल रहा है स्टॉक्स के अंदर। तो आप देखिए तो मार्केट के अंदर जरूर दिख रहा है कि इस समय जो बेरिश ग्रिप है, हम बोलते हैं बेयर की जो ग्रिप है, बेयर का जो फांदा बोल सकते हैं, वो इस समय थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है। बजट के आसपास आप नीचे गए थे, बजट के लोज आपने कल टेस्ट करे थे। करेक्ट। उसके तो जो एफआई की सेलिंग वापस आ चुकी है, तो मार्केट में इस समय इंटरेस्ट नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है, मार्केट में इस समय कोई कमिट नहीं करना चाहता है, मार्केट में इस समय कॉन्ट्रा बाइंग नहीं हो रही है। अब बैंक निफ्टी को कल पिक्चर से अगर हटा दे, वो 15-20 स्टॉक्स जो थे, उसके अलावा मार्केट के अंदर कोई बोले कि जी मैं इस समय एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहता हूँ, मार्केट के अगेंस्ट जाना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मार्केट में इस समय समझदारी से काम करना चाहिए, मुझे लगता है कि वह मार्केट के अंदर माहौल अभी नहीं है। ओके, तो जब ऐसे में माहौल नहीं है निकुंज, तो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स जिन जिन स्टॉक स्पेसिफिक पर आती हैं, अब फॉर एग्जांपल एक बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी आया, उन्होंने टैक्टिकली पॉजिटिव बताया, टारगेट भी ऊपर का बताया, तो क्या यहाँ पर एक बार के लिए व्यूअर्स नजर बना सकते हैं, इन्वेस्टर्स नजर बना सकते हैं? देखिए, आप मार्केट के अंदर 2 तरीके से आप इन्वेस्ट करते, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वन, यू लुक एट प्योर मोमेंटम कि डायरेक्शन कहाँ पर है। अगर हिंदी टर्मिनोलॉजी में मैं बोलूँ कि आप दिल्ली बॉम्बे टर्मिनोलॉजी में अक्सर बात करते थे, आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेन का रुख क्या है। ट्रेन का रुख अगर तेजी का है तो आपको चर्च गेट पे चढ़ के बांद्रा तक उतरना है, आपको गाड़ी के मोमेंटम में रहना है। तो मोमेंटम इस समय मार्केट में कई शेयरों में नहीं है। दूसरा होता है कि आपको जब इन्वेस्ट करना चाहिए जब मार्केट के अंदर स्टॉक सस्ते होते हैं। मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स के अंदर इस समय एक वैल्यू का एडवांटेज दोबारा मिल रहा है। ये ओवरबॉट नहीं है, ओवर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया कुछ महीने पहले भी सस्ता था, अब और सस्ता हो चुका है। इसकी बैलेंस शीट अच्छी है, साइज बड़ा है, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, खासा रेशियो ठीक है। एक फॉरेन ब्रोकरेज जब किसी पीएसयू स्टॉक पर रिपोर्ट निकालता है तो मैं उसको हमेशा एक मैं हमेशा उसको एक बुलिश इंडिकेटर समझता हूँ। इसका मतलब ये है कि इस समय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर गोइंग बैक टू बाइंग पीएसयू बैंक्स। निकुंज, ये लैक ऑफ सेंटिमेंट्स जहां हम देख रहे हैं, न्यूज़ फ्लोज जहां देख रहे हैं, कुछ चुनिंदा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और साथ ही कुछ न्यूज़ फ्लोज जो आते हैं उस पर ही नजर होती है। विप्रो पर एक न्यूज़ फ्लो आया है, 3 साल में कंपनी दूसरी बार बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है। अब ये अलग डिविजन्स में बिजनेस को बांटना कंपनी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा? ये तो एक रणनीति है, हर कंपनी की अपनी अपनी रणनीति होती है, तो समय बताएगा। मगर विप्रो इस समय एक वापस एक्सपेरिमेंट फेज में आ चुका है। हमने देखा था कि विप्रो के अंदर कुछ साल पहले जब चेंज ऑफ गार्ड हुआ था, उसके बाद विप्रो में अचानक हमने देखा था कि एक बिजनेस के अंदर रिकवरी देखने को मिली थी। ग्लोबल सीईओ आए थे, उन्होंने आकर के कोविड के समय में काफ़ी चेंजेस करे, काफ़ी रीअलाइनमेंट करे, काफ़ी बिजनेस प्रोसेसेस डाले थे, जो टीम्स थी उनको रीअलाइन करा गया था। इस समय विप्रो स्ट्रगल कर रहा है, उसका जो मार्जिन इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री, उसकी जो ग्रोथ इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री। उसके 3-4 क्वार्टर जो हैं एक प्रकार के वॉश आउट क्वार्टर हो चुके हैं। विप्रो जैसा ब्रांड इस समय समस्या में क्यों है? बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत टैलेंट है उस कंपनी के अंदर, मगर इस समय इसके रिटर्न रेशियोज आप देखें तो टीसीएस के तो आसपास भी नहीं है, इन्फोसिस से नीचे है, एकदम टॉप क्वार्टाइल की कंपनी बॉटम क्वार्टाइल में आ चुकी है। अब देखिए वहाँ पे समस्या कितनी ज़्यादा है कि इस समय उन्होंने कैंपस में जो ऑफर्स दिए थे, कैंपस के ऑफर्स वो ऑनर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने बिजनेस अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट करा है, उसको लेकर के इस समय उनको रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा। अब इस रीऑर्गेनाइजेशन के वो किस साइड निकलते हैं,
यह बोलना अब समय ही हमें बताएगा, मगर आई थिंक देयर इज द नीड ऑफ अर्जेंसी एट विप्रो विच इज़ वॉट दे आर ट्राइंग टू डू। वो जानते हैं कि कंपनी में टैलेंट है, आईटी बिजनेस में टैलेंट है, आईटी बिजनेस में स्कोप है, मगर जिस पाथ पर वह चल रहे हैं शायद उनको वो चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग का फैसला या नतीजा क्या निकलता है ये वक्त बताएगा। थैंक्स फॉर दैट निकुंज। और बैंक निफ्टी जहां हम देख रहे हैं कल सपोर्ट्स दिखा रहा था, ऐसे में फॉरेन ब्रोकरेजेस भी बैंक ऑफ इंडिया पर आ रहे हैं, तो निकुंज का नजरिया यही है कि इस स्टॉक पर और स्पेस पर हमें नजर रखनी चाहिए। आइए